Sir, please have chair, sir. We have the expert of today's session, Advocate Anant Asthana. Sir, kindly come on stage. Beginning with this session, I request Director Madhya Pradesh State Judicial Academy, Shri Krishnamurti Mishra, to welcome Honorable Lordship by giving a planter. Sir, please. बस एक ही नहीं Moving ahead, I request Member Secretary, Madhya Pradesh State Legal Services Authority, Karmahe sir, to kindly come and welcome our guest, Advocate Anant Asthana, by giving a planter, sir. Sir, please have seat. As we are aware, the technical session 5 is regarding minimum age of criminal responsibility and age of criminal majority, process, challenges and emerging concerns around preliminary assessments. Lordship, beginning with this session, I request you to give the introductory remarks, sir. Good afternoon, everybody. ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे इस सेशन को चेयर करने का मौका दिया गया। यह सेशन जो है, जिस तरीके से मैं परसीव करता हूं, मैं इसको दो भागों में देखता हूं। एक है लेजिस्लेटिव मैंडेट, दूसरा है हमारी एक्सपेक्टेशन। लेजिस्लेटिव मैंडेट है कि सेक्शन 82 आईपीसी बोलता है कि भारत में 7 साल तक का जो बच्चा है उसके ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं रहेगी। सेक्शन 83 12 साल के बच्चों तक को एग्जम्प्ट करता है। इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है 14 साल तक के बच्चे जो हैं, दे शुड बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी। इज इट राइट? तो पहला जो चैलेंज है वो मेरे ख्याल से यह है कि भारत के बच्चों के साथ में ऐसा भेदभाव क्यों? जब इंटरनेशनल मैंडेट जो है वो 14 साल है, तो उस लेजिस्लेटिव मैंडेट को हम किस तरीके से थ्रू एडवोकेसी, थ्रू कैंपेनिंग, थ्रू प्रेशर बिल्डिंग, लॉबिंग, लॉ मेकर्स को प्रोत्साहित करें कि वे जो है इसको प्रोविजन को इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डेंस में लेकर आए। जब हम भारत हर जगह इंटरनेशनल फील्ड में जो मानदंड हैं उनको अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है, तब ऐसी स्थिति में इस एज ऑफ क्रिमिनलिटी को भी जो है रिवाइज करने की जरूरत है। और इसके लिए मुझे लगता है कि जो ग्रुप है दैट शुड बी डिफरेंट। वी आर एक्चुअली सिटिंग हियर एज पार्ट ऑफ द टीम विच टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिस्पेंसेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस। चाहे हमारे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अधिकारीगण हो, चाहे जो है हमारे पुलिस के अधिकारीगण हो, चाहे स्वयंसेवी संस्थाओं के अधिकारीगण हो, लेकिन इस एस्पेक्ट को टेकअप करने के लिए मुझे लगता है हमें उन स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ में कोलैबोरेट और कोऑर्डिनेट करना चाहिए, जिससे कि हम एक इफेक्टिव एडवोकेसी कैंपेन चला सकें, एक इफेक्टिव कैंपेन चला सकें जहां पर कि हम लेजिस्लेचर को यह बात के लिए कन्विंस कर सकें कि इंटरनेशनल मापदंड के अनुसार हमारे यहां भी एज जो है उसको मिनिमम एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिवाइज करने की आवश्यकता है। दूसरा जो एस्पेक्ट है इसमें वो है कि जो 16 साल से 18 साल के उम्र के बच्चे हैं उनके बारे में मैंडेट है कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द क्राइम,
डिपेंडिंग ऑन कि वो क्राइम कितना विभत्स है, कितना हीनियस है, उसको जो है जेजे बोर्ड से चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। उस संबंध में मुझे लगता है कि हम लोग सक्षम हैं और हमें उसको ज्यादा सूक्ष्मता से डिलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने चैलेंजेस जो हैं, जो हम लोग कोर्ट में भी देखते हैं। पहला चैलेंज है जो रिपोर्ट आती है, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। वह रिपोर्ट हम लोग कई बार पाते हैं कि वो बहुत मैकेनिकल मैनर में तैयार की जाती है। तो जो सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार करने वाला है, दिस सेशन इज नॉट टू ब्लेम एनीबडी, लेट मी बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट। हमें उनको इक्विप करने की जरूरत है कि क्या आवश्यकताएं हैं और किस प्रकार से हम उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। दैट रिपोर्ट शुड नॉट बी अ पेपर रिपोर्ट। पुलिस वाले अधिकारी मुझे माफ करेंगे, वो थाने में लिखी हुई रिपोर्ट नहीं होना चाहिए कि पतासाजी की गई और मुलजिम नहीं मिला। एक्चुअली जो है फील्ड रिपोर्ट होना चाहिए, उसके सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के ऊपर आधारित रिपोर्ट होना चाहिए। और जब हम ये अचीव कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि हम न्यायदान की प्रक्रिया में पहला सही कदम उठा पाएंगे। इसी से जुड़ा दूसरा जो पहलू है, जिसके संबंध में मुझे अक्सर चिंता होती है और आप सब लोगों ने कल से डिलिब्रेट किया होगा, वो यह है सिलेक्शन ऑफ पर्संस टू मेन जेजेबीज। वी डोंट नीड मैकेनिकल जजेस। मुझे लगता है जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली लेजिस्लेशन है, पहले जैसे मैं उस फील्ड में काम किया वकील के रूप में, कंज्यूमर फोरम और फैमिली कोर्ट्स, जेजेबी में तो मेरे को वकील वैसे भी प्रोहिबिटेड है और कभी मतलब काम केस भी नहीं रहा मेरे पास में। वो जज बनने के बाद ही उसका फंक्शनिंग देखने का मौका मिला। तो ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले जो एरियाज हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, उपभोक्ता फोरम हो गए, परिवार न्यायालय हो गए, इसी श्रेणी में मैं रखूंगा जेजेबीज को। वहां हमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर और सदस्यों के चुनाव में जो एहतियात बरतने की जरूरत है, उसके मेरे को लगता है पैरामीटर्स जो हैं वेल डिफाइंड होने चाहिए और उन पैरामीटर्स पे सूक्ष्मता से देख कर कि वह पैरामीटर्स वह व्यक्ति फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तब हमें वहां पर अपॉइंटमेंट करना चाहिए। क्योंकि वह पैरामीटर्स की जब पूर्ति होगी तो हमें अपने आप क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वह बेहतर मिलेगा। तीसरा एस्पेक्ट है इसी में जुड़ा हुआ, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट्स। हम चाहे साइकोलॉजिस्ट की बात करें, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बात करें, साइकेट्रिस्ट की बात करें, सोशल इन्वेस्टिगेशन उसी का एक पार्ट है। उससे मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा जो मुझे देखने को नहीं मिली, वी नीड टू टेक सर्विसेज ऑफ, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ऑल्सो। क्योंकि जो हार्मोनल चेंज होते हैं, वो हार्मोनल चेंज बहुत सी चीजों के लिए उत्तरदायी होते हैं। हम जिस तरीके से बात करें कि पॉक्सो एक्ट के जो केसेस आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो हार्मोनल चेंज वाला एस्पेक्ट जो है वो निग्लेक्टेड है। तो अगर हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट लोगों की भी मदद ले सकें तो हम उन एक्सपर्ट्स के माध्यम से बच्चे के सही मनोविज्ञान को, सही शारीरिक एवं मानसिक चुनौतियों को आकलन कर पाएंगे और उस आकलन के आधार पर हम ज्यादा सटीक न्याय कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसी से जुड़ी एक और चीज आती है कि मध्य प्रदेश एक पिछड़ा राज्य है। यहां पर अभी हमारे पास ऐसा रिसोर्स पूल नहीं है कि हर जिले में, विशेष रूप से पिछड़े जिलों में, आदिवासी जिलों में इस प्रकार के एक्सपर्ट्स आसानी से उपलब्ध हो सके। तो हमें एटलीस्ट 2 टीयर्स पे, 2 चरणों में, और अगर संभव हो तो 3 चरणों में प्रयास करना चाहिए कि पहले हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक्सपर्ट्स को आइडेंटिफाई करें, उनको एम्पेनल करें कि जब आवश्यकता हो तो हम उनकी सहायता ले सकें। दूसरा, जहां पर डिफिशियंसी रह जाती है उसको स्टेट लेवल पर एक पैनल बनाएं एक्सपर्ट्स का, जिसमें कि डाइवर्स फील्ड के लोग हों और उन एक्सपर्ट्स की हम मदद ले सकें। और उसके बाद भी अगर कोई डिफिशियंसी बचती है तो तीसरे चरण में, विच इज फार फेच्ड बिकॉज विच विल बी रिक्वायरिंग अ मैंडेट ऑन अ लार्जर स्केल,
राष्ट्रीय स्तर पर एक जो है एक्सपर्ट्स का पैनल होना चाहिए, जिनकी की सेवाएं हमको जो है वॉलंटरी बेसिस पर उपलब्ध हो। टेक्नोलॉजी आजकल इतनी उन्नत हो गई है कि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय विशेषज्ञों की सेवाओं का जो है को ले सकते हैं। तीसरी जो चीज है वो ये है कि 16 से 18 साल के बच्चों के विषय में विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि 3 मंथली क्वार्टरली जो रिपोर्ट्स आती हैं, जिसके ऊपर से रिमिशन का डिसीजन होता है, वो रिपोर्ट्स के बारे में हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि वह रिपोर्ट अगर मैकेनिकल होगी, तथ्यात्मक नहीं होगी, तो हम बच्चे के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेट पर्पस जो है वो हमारा है न्याय करना। तो उस रिपोर्ट को कैसे अधिक से अधिक वस्तुपरक बनाया जा सकता है, कैसे हम अलग अलग स्टेक होल्डर्स को उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं और कैसे उस रिपोर्ट को ज्यादा सारगर्भित बनाया जा सकता है, दैट इज अनदर चैलेंज विच रिक्वायर्स टू बी डिलिबरेटेड। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, मुझे लगता है कि जेजेबी का जो काम है ये हाई कोर्ट के लिए और पॉलिसी मेकर्स के लिए देखने का विषय है। इसको यूनिट सिस्टम से परे उठाना चाहिए, इसको यूनिट सिस्टम से परे ले जाना चाहिए। बिकॉज कल आनंद भाई ने, ऑनरेबल जस्टिस आनंद पाठक साहब ने अपने इनॉग्रल एड्रेस में कहा था कि यू आर डीलिंग विद अ लाइफ। बच्चा जो है वो देश का भविष्य है। हम उसको यूनिट सिस्टम के दायरे में बांधकर अन्याय नहीं कर सकते। जब हम उसको कह रहे हैं कि वो भविष्य है, तो उस भविष्य को संवारने के लिए हमें वो सारे कदम उठाने चाहिए जो कि उसके साथ न्याय कर सके, rather than seeking the disposal of a case. Thank you very much. Thank you, Lordship. We are fortunate enough to have the gracious presence of Honorable Shri Lordship Anand Pathak sir in between us. We welcome you, sir. Moving ahead, I request our expert, Advocate Anand Asthana, he is a national trainer on juvenile justice, to kindly give his presentation, sir. You may come here, sir. We'll have a plenary session afterwards where we will need your suggestions. With the permission of Honorable Chair, Honorable Justice Vivek Agrawal, my Lord has set a tone for us with 2-3 reminders, which is very important. I will just repeat, my Lord, it's not matter of just disposal. In a criminal justice system, the emphasis may be on disposal, but our central concern is the person whom we have identified as a person where we have to invest. जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में जो बच्चा जेजेबी में आता है, उस बच्चे की ओर हम सब देख रहे होते हैं बड़ी उम्मीद से कि ये बच्चा अगर बिगड़ा तो समाज में बड़े अन्याय का स्रोत बनेगा, तरह तरह के अपराध करेगा। एक अपराधी कम से कम 30 से 40 अपराध करता है अपनी पूरी वयस्क लाइफ में। निर्भर करता है किस तरह के अपराध में वो है। तो 30 से 40 अपराध रोकने का जिम्मा हमारे ऊपर है। और केवल अपराध रोकने की बात नहीं है, उन अपराधों से कितने लोग प्रभावित होने वाले हैं, कितने परिवार प्रभावित होंगे। तो बड़ी जिम्मेदारी है। जो हम लोग रिफॉर्मेशन की बात करते हैं वो बड़ी जिम्मेदारी है और बड़ी गंभीरता के साथ उसको करने के प्रयास हो रहे हैं। हम सब उस प्रयास में सहभागी हैं। अभी हम जब इधर आ रहे थे तो अद्वैता के साथ बातचीत हो रही थी हमारी, तो हम उनको बता रहे थे, वो कुछ बता रही थी कि पुलिस ऑफिसर्स ने कुछ पिछले सेशन में अपने कंसर्न शेयर किए हैं, खासतौर से डेटा
मेंटेनेंस को लेकर के कि थाने में बच्चे का डेटा कैसे उसको मेंटेन किया जाएगा, क्योंकि प्रोहिबिशन है। तो हमने उनको बताया कि मध्य प्रदेश में डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के बहुत पहले से पहल होती रही है, और अपने यहाँ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के जो ऑर्डर होते हैं डिस्पोजल ऑर्डर में, उसमें एक पैराग्राफ वो लगभग इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। उसका इम्प्लीमेंटेशन होने में कुछ परेशानियां जरूर आती होंगी, लेकिन जब मैटर डिस्पोज ऑफ हो रहा है तो उस बच्चे का रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ये चेतना अपने यहाँ बहुत पहले से है। क्योंकि हम पूरे देश में नजर रखते हैं जुवेनाइल जस्टिस में किस तरह की प्रैक्टिसेस हो रही हैं। मध्य प्रदेश जो है लीडिंग स्टेट रहा है वो ऑर्डर को इंक्लूड करने में। एक बात जो माय लॉर्ड ने ही कही, माय लॉर्ड का सुझाव था कि जब हम इस बात का विचारण कर रहे हैं कि क्या इस बालक को वयस्क अपराधी की तरह ट्रायल किया जाए, तो उसमें कानून कहता है कि जेजेबी 3 विषयों पर अपना मन बनाएगी। तो वो महत्वपूर्ण है उस प्रावधान को समझना। हालांकि उस पर ट्रेनिंग वगैरह होती रहती हैं। उन 3 चीजों पर ही ध्यान देना है, बाकी की चीजों पर ध्यान नहीं देना है। ये भी वो प्रावधान कहता है। जब कोई प्रावधान कहता है ना कि ये 3 देखिए, इसका मतलब उन 3 के अलावा कोई चौथी चीज कंसीडर नहीं करनी। चुनौती होती है ना, ध्यान जाता है, इसके पास रिकॉर्ड पर ध्यान जाता है कि पहले भी 4 केस कर चुका है, प्रोहिबिट करता है ना उसी केस पर। माय लॉर्ड ने जो बात कही कि जो हार्मोनल चेंजेस हैं उनका कितना प्रभाव है बच्चे की आपराधिकता पर, क्या ये महत्वपूर्ण विषय है अपने लिए जानना। आजकल पोस्ट कोविड मेजर प्रॉब्लम है ना, ऑटो इम्यून डिसीजेज हैं, लोग अवसाद में जा रहे हैं बड़े पैमाने पर। डॉक्टर्स बताते हैं कि काफी स्पाइक है। तो जो बच्चा हमारे सामने खड़ा है वो अवसादग्रस्त है कि नहीं, किसी तरह का कोई हार्मोनल डिसबैलेंस है जिसकी वजह से बच्चे में उत्तेजना है, अनावश्यक उम्र के अनुकूल उत्तेजना है उसके अंदर, ये सब पता करने के लिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की सेवाएं ले सकते हैं क्या। तो आप अगर धारा 15 को बहुत बारीकी से देखेंगे तो पूरी गुंजाइश है। उसमें लिखा हुआ है ना, साइको सोशल वर्कर, एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट एंड एनी अदर एक्सपर्ट। तो जब कानून बनाने वालों ने लिखा होगा एनी अदर एक्सपर्ट, तो यही सब उनके मन में रहा होगा कि हम जेजे बोर्ड को पूरा लैंडस्केप ओपन करके दें कि जब जैसी आवश्यकता पड़े इसका प्रयोग हम कितना कर पाते हैं। इम्पैनलमेंट की बात आई, शुरू में हमको लगता था कि इम्पैनलमेंट पर हमको थोड़ा सा रिजर्वेशन रहता था, लेकिन अभी हमने इम्पैनलमेंट को नए नजरिए से माय लॉर्ड देखना शुरू किया। एक अनुभव के बाद वो हम आपको शेयर करना चाहते हैं। आपको याद होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वरुण चंद्र जजमेंट दिया अभी जुलाई में लास्ट ईयर, और उसमें कहा कि जुवेनाइल बोर्ड्स को बहुत दिक्कत होती है धारा 15 को लागू करने में, तो उसका जो है कुछ सरल करने के लिए कुछ बना करके दिया जाए। हालांकि सरल करने के लिए नहीं देना है, ये लेजिस्लेटिव इंटेंट थी। कानून बनाने वालों ने सरल काम देने का अपेक्षा की नहीं थी, ये काम जटिल है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने एक समय पर कहा कि बनाइए, और उसकी जिम्मेदारी दी राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग को। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने एक कंसल्टेशन बुलाया। हम इम्पैनलमेंट के विरोधी रहे हैं। हमको लगता है कि जब जैसी जरूरत हो जुवेनाइल बोर्ड वैसे विशेषज्ञ को ले पाए। इम्पैनलमेंट कर देंगे तो हाथ बन गए कि अब सरकार ने जिसका नाम अपनी लिस्ट में लिख रखा है उसी को लेना पड़ेगा, योग्य हो अयोग्य हो, काम करने लायक हो, काम करे न करे। तो हमको लगता है कि खुला होना चाहिए, जुवेनाइल बोर्ड के पास स्वायत्तता होनी चाहिए। जो जैसा जहां से उपलब्ध हो, मध्य प्रदेश में उपलब्ध हो मध्य प्रदेश में, बाहर उपलब्ध हो बाहर से, अगर जरूरत है तो। इसलिए हम विरोधी रहे।
लेकिन अब मेरा विचार बदला है, वो हम शेयर कर रहे हैं। माय लॉर्ड ने भी उस पर ऑब्जर्व कर दिया, इसलिए हम जरूरी समझ रहे हैं कि उसको हम डिटेल कर दें। इस पर सदन को सोचना होगा। इम्पैनलमेंट जरूरी है। क्यों इम्पैनलमेंट जरूरी है? उस कंसल्टेशन में पूरे देश के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन से बड़े बड़े मेंटल हेल्थ के जानकार बुलाए गए थे राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के इस दिशा निर्देश की पालना में गाइडलाइंस बनाने के लिए। लॉ के फील्ड से केवल हम ही थे। अब हम क्यों बुला लिए गए हमको नहीं पता, लेकिन हमने अपने आप को एक बड़े मेंटल एक्सपर्ट्स के समुदाय के बीच में पाया और चर्चा हुई, तो ये बात बार बार निकल करके आ रही है कि उन मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स को अपने सब्जेक्ट पर पूरी अथॉरिटी है, लेकिन बाल न्याय बाल विधि के संदर्भ में कुछ भी बोध नहीं है उनको समझ में ही नहीं आ रहा धारा 15 क्या होती है, जुवेनाइल बोर्ड क्या होता है, विधि विरुद्ध किशोर क्या होता है। तो हमको ये समझ में आया कि कोई भी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हो या किसी भी तरह का एक्सपर्ट हो, अगर वो जुवेनाइल बोर्ड के साथ जुड़ रहा है किसी भी प्रक्रिया में, उसका एक सर्टेन डिग्री ऑफ ओरिएंटेशन टुवर्ड्स चिल्ड्रन रिलेटेड लॉज जरूरी है, तभी वो काम गुणवत्ता के साथ कर पाएगा। तब से मेरे मन में एक ख्याल आने लगा कि अब उसको इम्पैनलमेंट कहिए न कहिए, कोई और काम कहिए, लेकिन आइडेंटिफिकेशन, कौन लोग जो हैं जो न्यूनतम योग्यताएं रखते हैं, सर्टिफिकेशन कह सकते हैं, और उनका एक बेसिक आमुखीकरण वो हो जाए, उसके बाद ही उनकी सेवाएं जुवेनाइल सिस्टम में बोर्डों के द्वारा ली जाए। अदरवाइज आप लोग खुद भी देखते होंगे बड़ी हास्यास्पद रिपोर्टें आती हैं। कई बार अस्पताल बोल देते हैं कि इस बच्चे को हमारे अस्पताल में महीने भर तक भर्ती करना पड़ेगा तभी रिपोर्ट दे पाएंगे। तो उसमें डिले होता है बहुत सारा। वो सबके मूल में यही है कि उनको अंदाजा ही नहीं है कि ये कानून क्या है, कुछ भी जुवेनाइल बोर्ड क्या होता है। कई को तो ये भी पता नहीं होता है कि ये एक जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है और जो ऑर्डर आया है वो असल में जुडिशियल नेचर का ऑर्डर है। तो थोड़ा सा समय जो बहुत सीमित है और हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हमारा एक सत्र छूट गया। मिनिमम एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए ये, हालांकि माय लॉर्ड ने इसका जिक्र किया शुरू में 82 का एक आंकड़ा हमको आपके राज्य से ही स्वागता ने शेयर किया है। पिछले 4 सालों में कितने बच्चे हैं जिनके संबंध में ये सवाल उठा मध्य प्रदेश में कि क्या इस बच्चे पर मुकदमा चले। अभी केवल इसी बात पर, मुकदमा कहां चले वो सवाल हम बाद में लाएंगे। अभी सिर्फ ये कि क्या ये बच्चा कानूनी प्रक्रिया से जुड़े, ऐसे कितने बच्चे रहे होंगे, जरूरी है ये संख्या जान लेना। हो सकता है कि संख्या में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जो हर डेटा कलेक्शन सैंपल में रहता है, लेकिन 4 सालों में 972 बच्चे मध्य प्रदेश में 2019 से लेकर 2023 तक 972 बच्चे ऐसे पाए गए जिन पर विधि के उल्लंघन में आने का आरोप लगा और उनकी आयु 12 वर्ष से कम थी, है ना। बड़ी संख्या है ये। और जो प्रश्न उठते हैं वो यही प्रश्न है 4, क्या एफआईआर लिखी जाएगी? तो ऊपर हमने छोटी सी कहानी लिखी हुई है। मिस्टर एक्स ने पुलिस को बुलाया और शिकायत की और उन्होंने कहा कि मैंने अभी अभी देखा कि मेरे 20 साल के मेल नौकर को, पुरुष नौकर को मैंने मरा हुआ पाया अपने घर में। ये मिस्टर एक्स ने पुलिस को कंप्लेंट की। पुलिस पहुंचती है, मुआयना करती है मौके का और देखती है 2 छोटे छोटे बच्चे बिस्तर के नीचे छुपे हुए हैं और उनके हाथ में चाकू है, उनसे खून टपक रहा है। एक लड़का एक लड़की। लड़की की उम्र 11 साल है, लड़के की उम्र 6 साल है। ये घटना हुई, हो सकती है 20 साल का व्यक्ति जो घर में नौकर था वो मरा पड़ा है, 2 बच्चे चाकू लिए बेड के नीचे घुसे हुए हैं और इन दोनों बच्चों का जो पिता है उसने घर में घुसते ही डेड बॉडी देखी और पुलिस बुलाई। अब पुलिस आएगी तो पहला सवाल, क्या एफआईआर होगी? कठिन सवाल है। एफआईआर होगी, है ना। सर ने बहुत सरलता से कह दिया।
सर क्योंकि सर विक्टिम कंपनसेशन के लिए ये जरूरी है कि मतलब एफआईआर के साथ में कोई अपराध घटे तो हम कम से कम उसके पेरेंट्स को या उसको विक्टिम कंपनसेशन दिला पाए, इसलिए भी सर वो जरूरी है। अदरवाइज वो खात्मा भी कर सकते हैं उसकी पुलिस चाहे तो, लेकिन एफआईआर एक अलग मैटर है। राइट, आई एग्री विद यू सर। लेकिन इस पर बहुत लोगों को भ्रम रहता है कि एफआईआर लिखी जाएगी कि नहीं लिखी जाएगी। यूपी में घटना हुई थी, उस पुलिस अफसर ने एफआईआर लिख दी, उसके पीछे लोग पड़ गए और पुलिस अफसर वो कहता रहा मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। 4.5 साल का बच्चा था, उसने प्रकाल जो है वो किसी दूसरे बच्चे के सेक्सुअल ऑर्गन्स में घुसेड़ दिया। अब घटना रिपोर्ट हुई तो वो पुलिस अफसर ने एफआईआर लिखी, लोग उसके पीछे पड़ गए। कैसा पुलिस अफसर है, इसको कानून नहीं पता। और वो आदमी टिका रहा, उसने कहा नहीं साहब मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, एफआईआर तो लिखी जाएगी। इसीलिए हमने इस सवाल को रखा है। इस पे बहुत अलग अलग मत भी हैं। सर का एक मत है जिससे हम सहमत हैं, आप में से कई लोग सहमत होंगे, कई विद्वान नहीं सहमत होते हैं। क्या उनको अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा? आयु का दावा अगर कंटेस्टेड है, जो लड़की अपने आप को कह रही है 11 साल की, कैसे तय होगा कि वो 11 की है कि 14 की है? तो मतलब बोर्ड लाना पड़ेगा। सात साल से कम उम्र का बच्चा है, 6 साल का। 82 कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस committed by a person below the age of 7 years। तो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, लेकिन क्या इस बच्चे के अंदर आपराधिकता का बीज है या नहीं, क्या ये इंक्वायरी करनी पड़ेगी। तो अगर 6 साल का बच्चा है और आपने अगर तय कर लिया कि ये 6 साल है, तो फिर जेजे बोर्ड का जो रिफॉर्मेटिव प्रोसेस है वो उस बच्चे पर नहीं चलेगा। तो फिर चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ की परिभाषा क्यों ऐसी है? एनी पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर। अगर इंटेंट ये होता तो वो लिखते ना 7 से 18, राइट। सर और किसी स्टेज में डिसाइड नहीं कर सकती है कि ये 6 इयर्स का है कि 7 इयर्स का है। वो तब डिसाइड हो पाएगा जब उसके सामने डॉक्यूमेंट पेश होंगे, एज संबंधी कोई डॉक्यूमेंट आएगा, तब वो डिसाइड हो पाएगा। और ऑफेंस की यदि सूचना मिली है तो उसको तो एफआईआर के रूप में लॉन्च करना पड़ेगा, फिर वो जेजे बोर्ड जाएगा, जेजे बोर्ड के समक्ष वो डिसाइड होगा कि वो बिलो 7 है कि बिलो 12 है, तब फर्दर प्रोसीडिंग। अगर बिलो 7 है तो प्रोसीडिंग जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो कंप्लीटली ड्रॉप हो जाएगी, डोली इनकम पास में आ जाएगा। थैंक यू ऐसा सर, है। थैंक यू सर। हैज अ व्यू आई थिंक। सर मेरा ये मानना था कि जैसे 6 साल या 7 साल का है, एफआईआर दर्ज हो गई यदि, लेकिन इन्वेस्टिगेशन भी एक पार्ट होता है। यदि इन्वेस्टिगेशन यदि इस बात के लिए सेटिस्फाई हो जाता है कि उसकी एज 7 साल से कम है तो कोई ऑफेंस ही नहीं है आईपीसी के अंतर्गत, तो फिर उसको क्लोज कर देगा उस केसेस को। फिर जे बोर्ड में जाने की आवश्यकता कहाँ रही फिर उसमें? फिर वो संज्ञेय मामला नहीं रहेगा, जो अपराधी नहीं तो संज्ञेय कैसा फिर वो, तो फिर जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। और लास्ट जो हमने सवाल इस पे किया है, विच लॉ विल गवर्न दिस सिचुएशन। मंतव्य हमारा इस विषय पर कोई स्पष्टता प्रदान करने का नहीं है इस मंच से, हम सबके व्यूज हैं इसके ऊपर। उद्देश्य केवल यही है कि इस विषय में कितनी गंभीरता है इस पर हमारा ध्यान जाए। छोटे बच्चे अगर चोरी में ट्रेन किए जा रहे हैं, जैसे हमारा जो एक बहुत बड़ा क्लास ऑफ बच्चे जिनको हमने रिप्रेजेंट, बच्चे ले जाए जाते थे, राजगढ़ जिला है वहां पर, हमारे यहाँ दिल्ली में उनको ठक ठक गैंग के नाम से
कहा जाता है। 4 साल, 4.5 साल, 5 साल इस उम्र के बच्चे रहते हैं। कार पर वो आपकी कार को रोकेंगे। बड़ा समय लगा दिल्ली के जुवेनाइल बोर्ड्स को यह समझने में कि इन बच्चों के लिए इतने बड़े बड़े वकील कैसे आ जाते हैं तुरंत। पिता क्यों नहीं आते? हमारे पास एक फैसला है, हम आपको शेयर करेंगे। उसमें जुवेनाइल बोर्ड ने लिखा है क्यों ऐसा होता है कि इस तरह के मामलों में तुरंत वकील पेश होता है। बच्चा पेश होते ही बच्चा पुलिस के द्वारा लाए जाने से पहले से वकील जे बोर्ड कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध है, और वही एक चिन्हित वकील है जो इसी तरह के मैटर में अपीयर होता है। ये सब लिखा उन्होंने। ये भी लिखा कि केवल माएं आती हैं, मेल व्यक्ति नहीं आते। सवाल उठा कि अगर ये 5 साल के हैं, उन बच्चों से आप बुलवा नहीं सकते कुछ। एक लफ्ज वो बच्चियां मोस्टली लड़कियां रहती हैं, एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। आप सिर के बल खड़े हो जाइए, वो कुछ बोलेंगे ही नहीं। आंखों में लगता है जैसे पत्थर भर दिया गया है। कुछ भी कहते रहिए, कितना भी प्यार दिखाइए, कितना भी कंसर्न दिखाइए, कुछ भी खिलाइए पिलाइए, वो टक 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 आप नजरों में देखते रहेंगे बस। क्या केस ड्रॉप कर देंगे? क्या केस ड्रॉप कर देंगे? पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा है इन बच्चों को अब्यूज करने के पीछे। माय लॉर्ड मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा कि दैट्स अ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस। ट्रैफिकिंग जो है वो बहुत बड़ा एक धंधा है। तो हम उस गैंग तक कैसे, नाउ देयर आर 2 sides of the same coin. One, we are dealing with the juvenile who have been used as a pawn to commit some offense. चाहे वो बैगिंग हो, चाहे चोरी हो, चाहे डकैती हो, चाहे कोई और। आजकल तो ये पूरा एक मोडस ऑपरेंडी है कि बच्चे को जो है सामने करके ऑफेंस कमिट कराइए, क्योंकि उसका बाल मन है, उसको जो है आपने किसी भी इमोशनल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल प्रलोभन में उससे वो ऑफेंस करा लिया। लेकिन उससे बड़ा चैलेंज ये है कि इन गैंगस्टर्स को कैसे ट्रैक किया जाए। अभी वो आया था पेपर में ऑन दी लाइटर साइड कि वो एक है, वो बीटेक है और एमबीए है, और वो भीख मंगवाते हैं उनके कितने, बॉम्बे में शायद जी। तो चैलेंज ये नहीं है कि हम जो है उन भिखारियों को पकड़ लें। चैलेंज ये है कि हम ऐसे लोगों तक कैसे पहुंचे। अभी हमने एक और दूसरी चीज हटके बताएंगे। अब हमारे यहाँ हमने सालसा में एक प्रयास करने का कोशिश किया, तो हमें बड़ी सफलता नहीं मिली। हमने सोचा कि ये जो आपके ट्रांसजेंडर हैं उनको हम स्किल ट्रेनिंग दिलाकर रोजगार के लिए प्रोत्साहित करें। तो मालूम पड़ा कि हमें तो भीख मांग के जो है 3,000, 4,000, 5,000 रुपए रोज की आमदनी होती है, आप हमें क्या दिलवाओगे। तो ये जो चैलेंजेस हैं इनको भी मेरे ख्याल से, क्योंकि यह भी बच्चों के साथ ऑपरेट करते हैं। राइट, बड़े सामाजिक सरोकार है। माय लॉर्ड का कंसर्न हम सब शेयर करते हैं। रेस्पॉन्स है कि हमारे काम की क्वालिटी ही इस चीज को खत्म कर सकती है। अगर हम मीडियोक्रिटी के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, हम पुलिस ऑफिसर हैं और एसआईआर नहीं बना के दे रहे हैं बोर्ड को, तो आप अन्याय कर रहे हैं समाज के साथ, देश के साथ। ये बात समझ लीजिए आप। अगर आप एसआईआर नहीं देते बोर्ड को और उस एसआईआर में नहीं लिखते कि इस बच्चे का उपयोग गैंग कर रहे हैं, और हमने देखा ये ठक-ठक गैंग में एक भी पुलिस ऑफिसर, जब तक बोर्ड ने टोका नहीं, जब तक आदेश पारित नहीं किया, तब तक वो लिखते नहीं थे, विवेचना ही नहीं करते थे। जो माय लॉर्ड प्लीज, मैं कुछ पुलिस ऑफिसर से बात होती रहती है, एंड दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। मुझे लगता है कि पुलिस में भी एक हमें साइकोमेट्रिक एनालिसिस करके जो लोग इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्टेड हैं उनको इन्वेस्टिगेशन की ओर किया जाए, जो लॉ एंड ऑर्डर में हैं प्रवृत्तियां रखते हैं उनको लॉ एंड ऑर्डर में किया जाए, और जो इस प्रकार के सोशली रिस्पॉन्सिबल टास्क हैं उनके लिए प्रवृत्त हैं उनको हम करें और उनको यूज करें। तो मुझे लगता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल ब्लेम करने से अच्छा ये रहेगा कि पुलिस भले ही जो है ऑफिशियली अभी इन्वेस्टिगेशन और इसको लॉ एंड ऑर्डर को अलग नहीं कर पा रहे हैं, बट अपने भीतर अगर विंग्स को चिन्हित कर लें तो वो मेरे ख्याल से हम बेहतर सेवाएं दे पाएंगे। इनफैक्ट स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट का कॉन्सेप्ट है जे एक्ट में। वो विचार यही है कि एक एक्सक्लूसिव फोर्स रहे
उस फोर्स में जितनी चेतना होगी उतनी ही संजीदगी के साथ काम हो पाएगा। विषय समय समाप्त होने की पर्ची हमारे पास आ गई है। एक महत्वपूर्ण विषय है जो छूट रहा है, वो हम बस आपके सामने फ्लैग करेंगे। जो मिनिमम एज है उस पर तो माय लॉर्ड ने भी बोला और हमने भी शेयर किया। ये कई बार हम लोग जो 16-18 वाला जो पूरा बहस चलता है ना, उसमें हम लोग शब्द यूज करते हैं मेंटल एज। तो इसको स्पष्ट रखेंगे हम लोग कि मेंटल एज का कंसीडरेशन जो है वो सेक्शन 15 में नहीं है। ये परिपाटी में चल जरूर निकला है, सेक्शन 15 कुछ और है। ये मेंटल एज पता करने वाली जद्दोजहद नहीं है। और मेंटल एज कंसीडर की जाए, ये दावा सर्वोच्च न्यायालय के सामने किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने उसको निरस्त किया, कहा कि ये संभव नहीं है, इसके दूरगामी दुष्परिणाम निकल करके आएंगे। हालांकि उस केस में ऐसा लगता था कि मानवीय यही होगा कि 32 साल की एज की, बायोलॉजिकल एज की बच्ची को, जिसकी मेंटल एज 6 साल थी, जिसके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, उसकी मां चाहती थी कि पॉक्सो के जो चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स हैं वो हमारी बिटिया के केस में लागू किए जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने मना किया, अलग से डायरेक्शन निकाल करके कहा कि ये स्पेसिफिक सेफगार्ड कोर्ट लेगा, लेकिन इन जनरल मेंटल एज को कंसीडर करने से मना किया। प्रिलिमिनरी असेसमेंट को लेकर के जो 2-3 विषय निकल करके आ रहे हैं, इमर्जिंग इश्यूज, आप सबका काम बेहतर है इसके ऊपर, बहुत सघन शिक्षण कार्यक्रम आपका चलता है। कौन कौन सी चुनौतियां हमारे सामने हैं जिन पर हमको आगे काम करना है, ये हम स्किप करेंगे। रूल 10 में फर्स्ट समरी इंक्वायरी का प्रोसीजर है, जिसमें आप ये तय कर सकते हैं कि केस अनफाउंडेड है या नहीं। तो क्या कोई प्रिलिमिनरी असेसमेंट का केस आप पहली डेट पर खत्म कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये केस अनफाउंडेड है। रूल 10(1)(1) में ये निकल करके आ रहा है, कई जगहों पर वकील ये प्ली ले रहे हैं कि साहब पुलिस ने जो धारा लगाई है वो एफआईआर पे ही मेंटेन नहीं होती है, तो इसको हीनियस मत मानिए 10(1)(1) में। हाँ, तो एक ये इशू निकल के आ रहा है। माय लॉर्ड, हाउस में भी रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने विचार शेयर करिएगा। ये जो 7 साल से ऊपर को हीनियस मान लिया गया है, मेरे ख्याल से दैट कैटेगराइजेशन आल्सो नीड्स रीथिंकिंग। हम सिर्फ सजा से जो है ऑफेंस को हीनियस या नॉन हीनियस नहीं कर सकते, हमें नेचर ऑफ ऑफेंस से उसको हीनियस या नॉन हीनियस में क्लासिफाई करने की जरूरत है। इसके ऊपर भी सदन से जेजेबी का प्रिलिमिनरी असेसमेंट का डिसीजन होता है और उसको चैलेंज किया जाता है अपीलेट कोर्ट में। सेशन कोर्ट में जाता है या फिर हाई कोर्ट में जाता है रिवीजन में, और वो सेट असाइड होता है। तो दोनों प्रक्रियाएं देखने में आ रही हैं। सेट असाइड किया, कहा गलत है, और फिर प्रिलिमिनरी असेसमेंट के लिए वापस भेजा। तो यहां पर 2 राय हैं। कई बच्चे कह रहे हैं कि साहब अगर एक बार गलत कर दिया, समय बाउंड, टाइम बाउंड प्रोसेस था, क्या इनफाइनाइट टाइम तक हमारा पीए ही होता रहेगा? सेट असाइड कर दिया तो अब सेट असाइड है। दोबारा से जेजे बोर्ड को कोर्स करेक्शन का मौका मिलना हमारे लिए अन्याय है। आपको मौका था, आपने सब कुछ किया, इतना समय लगाया, अब उसके बाद सेट असाइड हो रहा है और फिर से हमारा पीए हो रहा है। और उसमें एक्सपर्ट एक राय ये रखते हैं, जो वरुण चंद में भी आया, कि पीए के जो कंसीडरेशन है वो एक टाइम के बाद कंसीडर किए नहीं जा सकते। जो गुड़गांव रायन स्कूल वाला केस था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के सामने वरुण चंद में ये मैटर आया कि 3 साल के बाद दोबारा से फ्रेश पीए करना है, और कहा गया कि साहब क्या 3 साल के बाद फिर से पीए हो सकता है? कि 3 साल पीछे जाकर के दोबारा से तय किया जा सकता है बच्चे के मन में क्या था, क्या सोचता था? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हम इस पर कोई व्यू नहीं दे सकते, राइट, और कहा कि वापस जेजेबी ही इस पर। तो ये काम वापस जेजेबी के पास ही आया है कि जो डिलेड केसेस हैं उनमें पीए की कितनी संभावना है। क्या आप ये कह सकते हैं कि अब हम पीए नहीं कर पाएंगे क्योंकि संभव नहीं है, इसलिए क्लोज कर देंगे पीए प्रोसीडिंग। चिल्ड्रन कोर्ट में जब केस जाता है और उसका कन्विक्शन हुआ बच्चे का,
अब चाहे चाइल्ड लाइक ट्रायल हो तो उसमें जेजेबी वाला प्रोसेस चल जाएगा, लेकिन अगर एडल्ट लाइक ट्रायल के लिए कह दिया चिल्ड्रन कोर्ट ने सेक्शन 19 में, तो कन्विक्शन के बाद जब अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास होता है तो उसमें एक व्यवस्था जेजे एक्ट में ये है कि जब तक बच्चा 21 साल का नहीं होगा तब तक वो प्लेस ऑफ सेफ्टी में रहेगा, और 21 साल का होने पर उसका इवैल्यूएशन होगा चिल्ड्रन कोर्ट के द्वारा, और फिर यह तय होगा कि क्या इस बच्चे को छोड़ दिया जाए या इसको रिमाइंडर सेंटेंस के लिए जेल भेजा जाए। सवाल ये उठता है उसका ऑर्डर कैसे लिखा जाए। उसके ऑर्डर कई तरीके से लिखे जाते हैं। क्या ये कोर्ट की जिम्मेदारी होगी कि इवैल्यूएशन की डेट फिक्स हो, या ये पार्टी की तरफ से प्रेयर की जाएगी 21 साल का होने पर वो बच्चा फिर वापस कोर्ट आएगा, और तो दोनों तरह की प्रैक्टिसेस कोर्टों में चल रही हैं। एमपी का रूल्स 2022 लागू हो चुका है, उसमें प्रावधान है कि केस को रिकॉर्ड रूम में नहीं भेजा जाएगा, फाइल को पीरियोडिकली रिपोर्ट मंगाई जाएगी, तो चिल्ड्रन कोर्ट इसका असेसमेंट करती रहेगी। होना ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही प्रावधान है, और ऐसा आदमी अपने एमपी में हो भी रहा है, ऐसा ही हो रहा है। होना ऐसे ही चाहिए सर, हम सहमत हैं पूर्ण रूप से। कॉन्ट्रेरी प्रैक्टिसेस भी देखने में आ रही हैं, मध्य प्रदेश में ही हमने देखी हैं, इसलिए हमने इसको एज ए इशू फ्लैग किया है। माय लॉर्ड मस्ट बी लुकिंग एट दीज केसेस एज वेल। अब जो ये 20-21 वाली व्यवस्था है, ये इस चीज पर प्रमाइज्ड है कि सब कुछ टाइम बाउंड ही चलेगा। 16 साल का होगा तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा, फिर पीए हो जाएगा 3 महीने में। 32 साल के लोग होने आ रहे हैं और अभी चिल्ड्रन कोर्ट में मुकदमा ही चल रहा है उसका। तो जेजे एक्ट की पूरी जो रिजीम है वो कुछ केसेस में बिल्कुल अप्लाई ही नहीं हो पा रही है। बहुत बड़ा और ऐसी बड़ी तादाद है। हमारे यहाँ दिल्ली में तो बहुत बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की निकल के आ गई है जो बच्चे रह ही नहीं गए हैं। ये 21 साल वाला प्रोसीजर होना चाहिए था कई साल पहले, लेकिन अभी केस का ट्रायल ही कंक्लूड नहीं हुआ है। बड़ी चिंता का विषय है। हम भी कुछ एक आध केसेस कर रहे हैं, तो हमने तो एप्लीकेशन लगाई है कि माय लॉर्ड अब केस खत्म करिए, क्योंकि अब आप कोई ऑर्डर पास ही नहीं कर पाएंगे। एज बाउंड ऑर्डर्स हैं, आप नहीं कर पाएंगे, तो पेंडिंग है एप्लीकेशन, हम बहस करेंगे उसमें। आई सपोज कि यहाँ इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करने वाले ऑफिसर्स भी हैं। प्लेस ऑफ सेफ्टी बड़ा क्रिटिकल इंस्टीट्यूशन है इस पूरी रिजीम में। पूरे राज्य में कम से कम एक होना ही होना चाहिए। मध्य प्रदेश का हमको नहीं पता, लेकिन कई राज्यों में हमने देखा है जेल के एक हिस्से को प्लेस ऑफ सेफ्टी डिजिग्नेट कर दिया जाता है, बिल्कुल प्रतिबंधित है। अब प्लेस ऑफ सेफ्टी है भी, तो आप देखिए प्लेस ऑफ सेफ्टी में बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं। खाने की जो डाइट है वो लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है। उसमें बच्चों की डाइट तो प्रिस्क्राइब है, एडल्ट की डाइट प्रिस्क्राइब नहीं है। तो जो सुपरिंटेंडेंट है उस संस्था का, वो कहां से लाएगा रिसोर्सेस? सिक्योरिटी के कंसर्न है, बच्चों के हिसाब से इंस्टीट्यूशन अलग तरह से चलता है। जो बड़े हैं उनके लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट अलग तरह के चाहिए, उनको साथ में नहीं रखा जा सकता। ये एक बहुत बड़ा एरिया है और रूल्स में बहुत ज्यादा ध्यान। मध्य प्रदेश के रूल में थोड़ा प्रयास किया गया था कि प्लेस ऑफ सेफ्टी के मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा सा, लेकिन अभी भी ये एरिया बहुत परेशान करता है उन ऑफिसर्स को जो प्लेस ऑफ सेफ्टी को मैनेज करने के लिए तैनात किए जाते हैं। उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है कि चाइल्ड फ्रेंडलीनेस मेंटेन करें या सिक्योरिटी मेंटेन करें, हार्शनेस रखें। तो हमको लगा ये एक इशू इंपॉर्टेंट है। और अंतिम विषय, हमको 2 पर्चियां अब तक मिल चुकी हैं। हमारा व्यक्तिगत मानना यह है, और जो हमको खुद पसंद भी है बहुत, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं, अब चाहे वो किसी भी भूमिका में हों, जजेस बन गए हों या पुलिस ऑफिसर्स हों या हमारी तरह प्रैक्टिस करते हों, नए प्रोविजंस का इम्प्लीमेंटेशन कराना बड़ा फैसिनेटिंग काम है। जेजे एक्ट हमको बहुत अच्छा मौका देता है। क्या हम सेक्शन 15, 16, 17, 19, 20, 21 इन प्रावधानों पर आधारित कायदे से सुविचारित
नए फैसले सृजित कर पा रहे हैं क्या, या पुराने ही क्रिमिनल लॉ के जो सिस्टम के जजमेंट्स हैं उन्हीं को थोड़ा बहुत चाक चौबंद पाबंद लगा करके जे एक्ट से मिलता जुलता करके हम उनको चला रहे हैं। दोनों चीजें हैं। इनोवेटिव ऑर्डर्स हमको सृजित करने पड़ेंगे अगर हम इन प्रावधानों को लागू करना चाहते हैं। प्रक्रियाएं और डिसीजंस दोनों के स्तर पर। माय लॉर्ड ने जो एक बात शुरू में कही थी, पॉइंट एग्जम्पशन, कोई भी जुडिशियल ऑफिसर अगर बिना पॉइंट एग्जम्पशन के जेजेबी में बैठेगा उसको बहुत कष्ट होने वाला है। उसको लगेगा हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन उस काम का 2% भी परिलक्षित नहीं होता, क्योंकि पॉइंट सिस्टम जो है वो जेजे एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। तो बिल्कुल माय लॉर्ड ने सही कहा कि पॉइंट एग्जम्पशन देना ही पड़ेगा, तभी जेजे एक्ट का कंप्लायंस जुडिशियल ऑफिसर जो जेजेबी में जाते हैं एज ए प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट कर पाएंगे। अब तो चिल्ड्रन कोर्ट और सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट, ये 3 नए फोरम खुले हैं जहां सेक्शन 15 पर खूब सारा काम बढ़ने वाला है। तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि हम लोग इस दिशा में भी थोड़ा सा प्रयास करें, सुविचारित रूप से नए फैसलों का सृजन। अभी हम झारखंड गए थे, वहां पर एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट ने अपना ऑर्डर हमारे साथ शेयर किया, कहा कि जो मैटर को डिस्पोज करते समय हम एक ऑर्डर लिखते हैं अलग से 24 का कंप्लायंस, कि इसका रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय किया जाए। उन्होंने कहा साहब कंप्लायंस इसका अच्छा आता नहीं है, क्योंकि वो पूरा लंबा ऑर्डर होता है और थाने में लगता है कि शायद ये केस का डिस्पोजल का ऑर्डर है, तो एक पैराग्राफ पढ़ने की फुर्सत किसी को नहीं है। तो उन्होंने कहा हमने उस छोटे पैराग्राफ को अलग निकाल दिया और अलग से एक एक्सक्लूसिव ऑर्डर धारा 24 और धारा 74(2), 24 में तो डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड है, 74(2) में पुलिस पर प्रतिबंध है रिकॉर्ड को शेयर करने का। तो उन्होंने कहा जब हमने ऑर्डर को अलग निकाला तो वो 24 और 74(2) दोनों का ज्वाइंट ऑर्डर बना दिया और उस ऑर्डर को लिखते समय ध्यान रखा कि बच्चे का कोई भी आइडेंटिटी रिलेटेड पर्टिकुलर उस केस में डिस्क्लोज नहीं किया। तो वो अपने आप में एक्सक्लूसिव ऑर्डर है और उन्होंने साझा किया कि इसका जो कंप्लायंस है वो बहुत उत्साहजनक कंप्लायंस रहा, तुरंत कंप्लायंस आता है, क्योंकि उसमें हमने एक्शन टेकन रिपोर्ट भी अलग से मांगी होती है। तो वो ऑर्डर भी हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपको जरूरत होगी अपने रिकॉर्ड के लिए। सर हम अनुमति चाहेंगे अपने सत्र को यहीं रोकने की। थैंक यू। आप लोग अपने विचार प्लीज माइक एक एक करके पहुंचाएंगे प्लीज। I thank Advocate Asthana for sharing his views, sir. We have a plenary session. Ma'am, please display on the page on the screen. Yes, ma'am. Please. सर नमस्कार, मैं विक्रम सिंह चौहान, सुपरिटेंडेंट प्लेस ऑफ सेफ्टी इंदौर। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका उद्बोधन और आपने कुछ प्रॉब्लम जो है रेज की गई है। एक सर एज का है, मेरे पास 8%, सबसे छोटा बच्चा 14 साल का है और सबसे बड़ा 30। कल भी मैंने सदन को बताया था, बहुत दिक्कत आती है सर मैनेज करने में। दूसरा ये सर जो सेफ्टी वाला इश्यू होता है उसमें सर चूंकि वो जघन्य अपराध वाले जो विधिवाद बच्चे हैं वही आते हैं, तो एक होमगार्ड का होता है सर हमारे पास में जनरली 57-58 साल का होता है और एक चौकीदार होता है वो भी ऐसे ही होता है। तो सुरक्षा मेंटेन करने में सर बहुत दिक्कत आती है। एक सर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो बच्चे आते हैं हमारे पास में उनको तो हम ले लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जिनकी जमानत हो जाती है उनके पेरेंट्स भी रात को सर 2-2, 3-3 बजे आते हैं कि छोड़ दीजिए। एक केस हुआ था मेरे पास में जिसने बच्चे ने मुझे बताया था कि 1 करोड़ की सुपारी लेकर उसने किसी का मर्डर किया है और जब वो अदालत में गया तो ऐसे दरवाजे के वहां पे किसी ने मोबाइल से उसके फोटो खींच लिए, तो वापस आके मुझे बता रहा है कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने कहा इसका आशय समझ गए आप? बोले हाँ, 2 या 5 करोड़ में मेरी सुपारी दे दी गई। ऐसे बच्चों की सुरक्षा का दायित्व तो मेरे ऊपर है सर। तो उसमें एक तो यह होता है सर कि रात को 2-2, 3-3 बजे जो आते हैं, हो सकता है उसको मारने के लिए भी कोई आ जाए कि हम बच्चों को लेने आए, जमानत का ऑर्डर लेके आए, तो मेरे लिए बड़ी दुविधा का विषय होता है सर, उनको मैं कैसे रिलीज करूं। तो इसमें सर होना चाहिए कुछ। आउट रात को जो आपके टाइमिंग्स हैं उसके बियॉन्ड कोई भी आता है, यू विल बी कंप्रोमाइजिंग। अगर जमानत का ऑर्डर भी लेकर आया है उसका एग्जीक्यूशन का एक टाइम फ्रेम होता है, इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जब हम वकील थे, मैंने आपको जैसा बोला जेजे बोर्ड का नहीं, लेकिन जो जिन लोगों की जमानत होती थी
दे यूज टू रश कि वहां पर सनसेट के पहले वो बंद हो जाएगा लॉकअप, उसके पहले हमें जमानत का ऑर्डर मिल जाए तो आज हमारा आदमी छूट जाएगा जेल से, नहीं तो नहीं छूट पाएगा. आई थिंक सेम लॉजिक, कॉमन सेंस सेज सेम लॉजिक विल अप्लाई देयर ऑल्सो, दैट अगर जमानत हुई है और है तो आप उस समय सीमा के भीतर आइए, 6-7 जो भी है आपका सनसेट का समय, अदरवाइज यू कम नेक्स्ट डे. यू डोंट एंटरटेन एनी सच टाइप ऑफ पीपल, यू विल बी इन प्रॉब्लम. थैंक यू सर. क्योंकि कई बार सर कोर्ट से भी हमारे पास फोन आते हैं शाम को 5-6 बजे कि इसकी जमानत दे दी है और पेरेंट्स आ रहे हैं, आप छोड़ देना सर. जी जी सर. थैंक यू सर. अनंत सर से एक रिक्वेस्ट है सर, ये सवाल न हो के एक रिक्वेस्ट है. आपसे पहले वाले सत्र में हम लोगों ने बात की थी 24(2) के कंप्लायंस को लेकर, रिकॉर्ड नष्ट कैसे किया जाए. उसको आपने फिर से जब बात करी तो आपने कहा किशोर न्याय बोर्ड अलग से आदेश पारित करती है 24 का और 74(2) का. तो उसी में सर अगर वो आदेश सभी से शेयर हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने पहले सत्र में ये शेयर किया था कि उसका नष्ट कैसे किया जाएगा. अगर ज्वाइंट क्राइम है, अडल्ट ने किया, बच्चे ने किया, थाने से उसको डिलीट कैसे करवाएंगे, उसको नष्ट कैसे करेंगे. कहीं ना कहीं तो एक रिकॉर्ड मेंटेन होगा, और जब वो होगा तो फिर से वही वाली बात हो जाएगी, एक रिकॉर्ड को नष्ट करने के लिए दूसरा रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया हमने. तो आप वो जो रिकॉर्ड शेयर करेंगे तो शायद सबके लिए हेल्पफुल रहेगा. अब चूंकि आपने पूछ दिया है, हम इसको थोड़ा सा और विस्तार में जानकारी के तौर पर हम साझा कर देते हैं. जिस राज्य से हम आते हैं वहां इतनी विकराल स्थिति का निर्माण हुआ, इतनी बड़ी तादाद में बच्चों की केस फाइलें थीं, और जो हमारे जेजेबी की प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट मैडम थी, उनका प्रश्न ये था कि मैं इनको कैसे डिस्ट्रॉय करूं. क्या हाईकोर्ट रूल के हिसाब से जैसे रेगुलर कोर्टों का रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय होता है वैसे करूं. तो उनकी उस क्वेरी से फिर एक हाईकोर्ट में जो जुवेनाइल जस्टिस कमेटी है उन तक बात पहुंची कि ये समस्या आ रही है जुवेनाइल बोर्ड में. 2-3 प्रश्न आए कि ये रिकॉर्ड रखा कहाँ जाए, इस रिकॉर्ड का कस्टोडियन कौन है, और अगर ये रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय किया जाना है तो कौन सा रिकॉर्ड है जो कंप्लीटली एक्चुअली टीयरिंग ऑफ करके डिस्ट्रॉय होगा, कौन सा रिकॉर्ड है जो लीगली डिस्ट्रॉय होगा. ये ऐसे कई जटिल विषय आए. तो फिर हमारे यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ. उस समिति ने कई और जुडिशियल ऑफिसर्स और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को समझने वालों के साथ मिल करके दिल्ली जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड रूल्स ड्राफ्ट किए, और जो 2016 में दिल्ली सरकार ने नोटिफाई किए. वो बहुत सारा मैकेनिज्म और प्रोसीजर सप्लाई करते हैं उस रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन किया जाएगा, कैसे उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, और तरह तरह की जो पेचीदगियां उन केसेस में आती हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये एक फार्मूला हमारे यहाँ दिल्ली में समाधान के तौर पर निकाला गया. अदरवाइज जो शॉर्टकट फार्मूला ये है कि जैसे बाकी केसेस में कोर्ट डिस्ट्रॉय करते हैं रिकॉर्ड, वैसे जुवेनाइल बोर्ड का रिकॉर्ड भी डिस्ट्रॉय किया जाए. जहां तक ऑर्डर की बात है वो हमने पहले ही कहा कि हम उसको शेयर करेंगे, जिस ऑर्डर का हमने रेफरेंस दिया था. आई विल शेयर, अगर आपको अच्छा लगे वो तो देखिएगा उसको. Lordship, we have a Padlet system. We had a tutorial in the morning. There are certain issues displayed on the board, sir. If Lordship may permit, they can, all of them can answer it in real time, sir, from using their mobile, Lordship. अगर आप कंफर्टेबल हो, सुबह आप लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया ऐसा मुझे सुनने मिला है. प्लीज इफ यू आप पढ़ के, इन केस आप उसमें ना करें तो फिर माइक आपके पास आ जाएगा. कुछ लोग अपने रिस्पांस दें तो वो रियल टाइम में यहां देखिएगा तो सो दैट वी में एक्सपर्ट्स में एड्रेस. QR कोड को स्कैन करके आप लोगों ने सुबह बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, आई हर्ड. इन बिटवीन कुछ लोग अपने व्यू रखना चाहें या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो जो चुनौतियां, तो माइक लेके प्लीज. लॉर्डशिप इधर लाइए माइक. बाकी लोग अपने रिस्पांस देते रहें. मॉर्निंग सेशन में भी ये बात उठी थी और अभी ब्रदर जस्टिस अग्रवाल साहब ने भी ये बात उठाई, आपने भी जैसे कहा. और एक केस ये आया कि जो 1 करोड़ की सुपारी वाला, तो कुछ केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें जुवेनाइल्स को एज कैरियर, जैसे NDPS एक्ट है या एक्साइज एक्ट है जिसमें जुवेनाइल्स को कैरियर के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है.
कई कई जगह ये बात भी आ रही है कि टेररिस्ट लोग भी उनको इस्तेमाल कर रहे हैं 14-15 साल के बच्चे को, क्योंकि जुवेनाइल है, उसका मैक्सिमम 3 साल का उसका ऑब्जर्वेशन होम का डिटेंशन रहेगा अगर उसको माने तो, और रिकॉर्ड उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो रिकंसिलिएशन बिटवीन सोसाइटल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट, ग्लोबल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी, इसको हम कैसे रिकंसाइल आगे कर सकते हैं? थॉट इस पे थोड़ा सा कुछ सोचा जाए क्या? क्योंकि अगर 1000 आदमियों को अगर एक बॉम्ब के तौर पे इस्तेमाल करा जाए, जुवेनाइल के तौर पर वो उड़ा देता है, तो वो 1000 लोग की फैमिलीज और उनके वो जो बच्चे थे वो कॉम्प्रोमाइज हो गए बिकॉज ऑफ ए जुवेनाइल। तो इसको कैसे रिकंसाइल आगे किया जाए, इसमें एक ये भी थोड़ा सा एक डिस्कशन का विषय हो सकता है। रेस्पेक्टेड सर, मैं सर एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं सर। मैं जेजेबी बोर्ड कटनी में था, तो मेरे यहाँ पे एक जुवेनाइल पेश हुआ, तो उसके पास से स्मैक्स जब्त हुई थी, मेरे ख्याल 10 ग्राम। लेकिन उसके साथ पुलिस इन्वेस्टिगेशन में केवल उसी जुवेनाइल के अगेंस्ट में केस दर्ज किया, और जो मेरे सामने चालान लेके आया था मैंने उससे पूछा तो उसने बताया था, उसने कुछ बताया नहीं। लेकिन जब मैंने उस बच्चे को इंट्रोगेट किया मैंने, तो उसने बाकायदा पूरी कहानी बताई, और मेरे सामने उसने वो नाम भी रिवील किया कि वो किस स्थान से वो लेके आता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस केस में डीपली इन्वेस्टिगेट करे, और बाकी जो उसके पीछे छुपे हुए जो लोग हैं वो सामने आ पाए उसमें। तो उस केस में मुझे ये लगा कि इंटेंशनली उनको हाइड किया गया है, जो एक्चुअल उसके जो पैरेंट्स थे उनको। सवाल आता है कि वी शुड हैव अ सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिगेशन। प्रकाश सिंह के जजमेंट ने मेरे ख्याल से 2006 का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रकाश सिंह आज है? तो इतने साल बाद भी हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। उसके लिए प्रशासन के पास अलग चुनौतियां हैं। बट जैसा हमने सुझाव दिया, अगर ये संभव हो और इस मैटर को टेकअप किया जा सके एट द हाईएस्ट लेवल, कि जिस व्यक्ति की अभिरुचि है उस व्यक्ति को अगर इन्वेस्टिगेशन का काम सौंपा जाए, और जो हम उनको थोड़ा ज्यादा सेंसिटाइज कर पाए, तो जो अपराध की सही पृष्ठभूमि है वहां तक पहुंच पाएंगे। तो जो जस्टिस आनंद साहब की भी कंसर्न है उसको भी हम एड्रेस कर पाएंगे कि हम चाइल्ड के साथ भी न्याय कर पाए और समाज के साथ भी न्याय कर पाए। वी हैव टू बैलेंस। ये कश्मीर में भी हुआ है, जो पत्थर फेंकने वाले लड़के थे, 500 रुपए को बैन करने का नोट के पीछे कारण यही था कि जैसे ही वो 500 रुपए का नोट बैन हुआ, पत्थरबाजी की घटना एकदम से कम हो गई। तो थिंग इज की विल हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ द फ्रंट साइमल्टेनियसली। जो ट्रैफिकिंग है, आपने बोला सुपारी दी जा रही, सुपारी उस बच्चे को या उसके परिवार को नहीं मिल रही है, ही इज बीइंग यूज्ड। ये ठक गैंग है, उस बच्चे को क्या मिल रहा है? वो तो ही इज यूज्ड एज अ पॉन। उसको 50-100 रुपए भी रोज के मिलते हो तो बहुत थे। अब वो फिर बहुत एक वृहद एक प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। एक जब हम वकील थे, एनजीओ में काम करते थे, तो एक ये इशू इट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट कि ये जो हम एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर की बात करते हैं, इसके भी कई पहलू हैं। मतलब आई डोंट नो वेदर दिस इज अ राइट प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट इट और नॉट। वो बच्चा जो अपने परिवार के लिए आजीविका अर्जित कर रहा है, भीख नहीं मांग रहा, चोरी नहीं कर रहा, डकैती नहीं डाल रहा, इस प्रकार की गैंग से नहीं जुड़ा है, वह हमारे लिए ज्यादा सामाजिक सरोकार का विषय है। चाहे वो ठीक है, हैजार्डस इंडस्ट्री से उनको दूर रखना चाहिए, बट कप प्लेट धो रहा है, चाय समोसा सर्व कर रहा है, समथिंग लाइक दैट, तो उसको भी हम प्रोहिबिशन में उसी पैरामीटर पर रखते हैं, और जो हैजार्डस इंडस्ट्री में है उसको भी उसी पैरामीटर पर रखते हैं। तो ये सब मेरे ख्याल से एक ज्यादा वृहद कैनवास पे चिंतन की आवश्यकता है कि हम स्वरोजगार, क्योंकि परिवार की भी आवश्यकता है। छोटे छोटे बच्चे मैकेनिक का काम कर रहे हैं, मोटर मैकेनिक का काम कर रहे हैं, वो परिवार की आवश्यकता है, कम से कम वो चोरी तो नहीं कर रहे। तो इसको थोड़ा सा एक ब्रॉडर प्लेटफॉर्म पे वी नीड टू बैलेंस ऑल दीज इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। Lordship, few of the participants have shared some good practices regarding old age home service and traffic service. Such kind of child in conflict with law were engaged in these services, Lordship. You may share your view. अति सम्मानीय मंच, मैं डॉक्टर कुरारिया, मनोचिकित्सक, जबलपुर। जैसा बताया कि चाइल्ड साइकेट्री इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट साइकेट्री। जब इस तरह के बच्चे बाल संप्रेक्षण गृह से साइको एनालिसिस के लिए हमारे पास लाए जाते हैं, तो चूंकि जघन्य अपराध की परिप्रेक्ष्य में कई बार ये बच्चे
विस्तृत परीक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका परीक्षण हम उनकी मनोदशा के हिसाब से, जघन्य अपराध के अपराधी होने का अपराध बोध भी रहता है, कई बार वो खुलकर हमें अपनी वेदना भी नहीं बता पाते हैं। तो चूंकि इस तरह के परीक्षण में कोई समय सीमा निर्धारित करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मेरा सदन से निवेदन है कि जो हमें पुलिस विभाग वाले जो बच्चे इस परीक्षण को लाए जाते हैं, कई बार ऐसा हो सकता है कि वो हमसे पूर्व में एक समय निश्चित कर लें, क्योंकि ओपीडी के दौरान भी अगर हमारे पास 50 मरीज हैं और एक बच्चा इस परीक्षण के लिए आया है, तो अगर हम उसको एडमिट भी नहीं कर रहे हैं, ओपीडी बेसिस में हम उसका परीक्षण कर रहे हैं, इट विल टेक समटाइम्स 2 और 3 आवर्स उस बच्चे को हमें समझने में। चूंकि मामला संवेदनशील है, हम कोई निष्कर्ष लेकर अगर हम कोई रिपोर्ट देते हैं, तो मेरा निवेदन है कि ऐसा कुछ हो कि इसको हम समय सीमा में ना बांधें। पुलिस वालों को भी शायद जानकारी का अभाव होता है, वो शारीरिक परीक्षण जैसा ही मानसिक परीक्षण समझते हैं। डॉक्टर कुरालिया, देयर इज अनदर प्रॉब्लम। थिंग इज कि देयर इज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड फेथ इन द सिस्टम। एक एग्जांपल देता हूं मैं आजकल एमएसएटी के केसेस लोक अदालत में बैठ रहा हूं प्री सिटिंग में। डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट्स, उनका परसेंटेज जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है डिटरमिन करने के लिए कि क्या कंपनसेशन होना चाहिए, उसके बारे में कम कहा जाए तो बेहतर रहेगा। तो यह उदाहरण मैंने सिर्फ इसलिए दिया कि जब तक सिस्टम में फेथ डेवलप नहीं होगा, इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरफेथ नहीं होगा, तब तक जो है किसी भी एक विंग को ब्लेम करना उचित नहीं होगा। नाउ that admission can be used, sorry to say, I am not talking about you, but in general, that admission can be used as an alibi by the parent or the guardian to keep the child away from the home, children home. ऐसा हो रहा है। हम देखते हैं ना, जो बड़े अपराधी होते हैं वो सीधे अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। उन सबको जो है सीधे हार्ट अटैक आता है, वो सीधे अस्पतालों में चले जाते हैं। तो जब तक इस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी, प्रोफेशनलिज्म जिसे कहते हैं, वो जब तक स्थापित नहीं होगा, तब तक इस चीज को इंप्लीमेंट करने में दिक्कत आ सकती है। नहीं सर, मेरा निवेदन यह है कि इस तरह के बच्चों के लिए अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम, क्योंकि अनावश्यक भी बच्चे आते हैं ओपीडी में वेट करते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम उनको मानसिक वेदना दे रहे हैं। तो अगर हम उनके लिए पहले से ही कोई टाइम नियत कर लें कि आप उस दिवस को आ जाएं, इस समय आ जाएं, तो हम शायद विस्तार से गहन परीक्षण कर सकते हैं। Thank you. Lordship, one person has raised a question to our padlet that if there is certain recoveries to be done from such child, and if it's not possible to take him in custody, what we should do? Someone has raised the question, sir. इसमें कोई ऐसी कानूनी अड़चन नहीं है। आपको ईमानदारी के साथ जुवेनाइल बोर्ड में जाना है, जज साहब को अपनी जरूरत बतानी है, जज साहब आपको अनुमति देंगे, और जो प्रिकॉशनरी ऑर्डर्स होंगे वो आपको बता देंगे कि भाई आप इतने बजे सुबह 10 बजे ले जाइएगा, शाम को 6 बजे तक वापस दे जाइएगा। साथ में कोई अधिकारी रहेगा गृह का। खूब सारे ऑर्डर पास होते हैं। अब ये तो बहुत प्राचीन सवाल है। Sir, I am Principal Magistrate JJB. With respect to Dr. Kuraria's issue, we have fixed 2 days in our JJB, 2nd Saturday and 4th Saturday, and we keep most of the cases of preliminary inquiry on that particular day. We have told the kids that your case would be taken around 12 to 2. Most of the kids appear at that time. Obviously, we have given them bail, and that's why they are appearing with their lawyer or their parent, and the psychologists come to our JJBs. We have given them some space there, and they question the child there. So this is one of the solutions we have come up with for this problem, sir. कई प्रश्न हमारे मन में इसलिए आते हैं क्योंकि शायद हमने नियमों को विस्तार से नहीं देखा होता है। इस बात का हम आश्वासन आपको देते हैं कि अगर आप नियम देखेंगे, उसमें 70-80% जो आपकी फंक्शनल समस्याएं हैं, उनके समाधान हम देख रहे हैं। कई न्यायिक अधिकारी रजामंदी में कह रहे हैं, वास्तविकता यही है। चूंकि वो इतना मोटा किताब है, हिम्मत नहीं पड़ती उसको पढ़ने की, लेकिन आप समाधान ढूंढेंगे तो नियमों में बहुत विस्तार से आपकी बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के समाधान दिए हुए हैं।
साहब, क्या हम सबकी सुविधा के लिए जितने स्टेक होल्डर्स हैं एक प्रयास कर सकते हैं, मतलब मैं जस्टिस आनंद पाठक साहब से भी निवेदन करूंगा, एकेडमी से भी, कि हम इस प्रकार के जो सवाल हैं और उनके जो उत्तर हैं, बचपन में एक कुंजी रहती थी, ठीक है, एक किताब होती थी, किताब के साथ में उसकी कुंजी रहती थी, मैं संस्कृत की कुंजी इस्तेमाल करता था, आई वाज पुअर एट संस्कृत, तो वो ऐसी एक कुंजी बना दें हम कि यह सामान्यता उठने वाले सवाल हैं और इनका उत्तर ये है या इस नियम में इसका उत्तर है, तो ये एक उपयोगी छोटी सी एक 10-20 पन्ने की पुस्तक जो है, इसको डूज एंड डोंट्स, या तो ये इतनी बहुत मोटी है भाई, ये किताब से मोटी कुंजी रहेगी। देखिए, किसी भी चीज को ग्राह्य करने का जो सबसे अच्छा तरीका रहता है वो रहता है कि उसको स्मॉल बिट्स में डिवाइड कर दिया जाए, तो वो स्मॉल बिट्स में रहेगी, तो जो है जैसे हाँ नहीं मैकमे वाइज नहीं, उसको हाँ मैकमे वाइज बना दीजिए, कंपाइलेशन को छोटा बनाइए, बस जो सामान्य भाषा में जिसको स्पष्ट कर सके, तो उसके लिए मेरे ख्याल से हम दो महकमे के जो इंटरडिपेंडेंस जी, वो डॉक्टर जेजे में पुलिस जेजेबी ऐसा रिमांड होम DWC रिमांड होम ऐसे है, तो इस तरीके से अगर कोई पुस्तक बन सकेगी तो मुझे लगता है कि सबको सुविधा हो जाएगी और बहुत सारे जो सवाल मन में उठते हैं उनका सहज उत्तर मिल जाएगा। आप इनिशिएटिव लेंगे क्या? बहुत अच्छा प्रयास। आर्लीन बैठी, आर्लीन ने तो कई साल पहले एक FAQ बनाया था। हाँ, ये वही है, आर्लीन का बनाया हुआ है। हाँ, chapters of the act. It has been broken down. This answers to frequently asked questions. There are questions and answers to those questions. So, but what I'm hearing is that, as per Justice saying that the interaction between two stakeholders and role clarification, I think that's a new idea, and I think that's a good idea, sir. तो अगर सवाल मंगवाए जा सकें, वो सवाल सबको फिर देने पड़ेंगे। हाँ, और ईमानदारी से सवाल दीजिए, डरेंगे सवाल पूछने में तो उपयोगिता नहीं रहेगी। नहीं तो रिटर्न में अभी 10 दिन में दे देंगे, बहुत उपयोगी रहेगा। Samresh sir, इधर भी आप Lordship is asking for you. सवाल, then we can respond. 15 दिन में मंगवा लेते हैं इनसे, सबसे है ना, सारे स्टेट होल्डर जितने भी यहाँ हैं सबसे कंपल्सरी भी मंगवा लो, है ना। हाँ, क्योंकि किसी को वो इनिबिशन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने अभी वैसे भी पार्टिसिपेट नहीं करा है, तो उनको वैसे भी पार्टिसिपेट करना है, तो अभी एक्टिव नहीं तो पैसिवली कर लें वो रिटर्न करके, इस तरह से। हाँ हाँ, और उसमें अगर उनके कोई सजेशंस भी हो तो वो सजेशंस सॉल्यूशंस भी दे दें उनके हिसाब से जो हो, तो हाँ, तो वो उसका फिर वो एक जो है डिपार्टमेंटल वो कुछ आपका प्रैक्टिकल अनुभव है वो आप सुझाव भी दे सकते हैं। आप सबकी अनुमति, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, वो मेंटल हेल्थ के संबंध में थोड़ा सा मेरे को एक इशू था। जैसे सर ने गृह जी ने बताया कि वो मेंटल इशू के संबंध में बहुत टाइम टेकिंग है, तो सर मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। सर मैं काफी पहले सर एक वर्कशॉप में हम गए हुए थे, तो उन्होंने एक क्वेश्चनरीज दी थी 50-60 क्वेश्चंस की, ऑब्जेक्टिव्स टाइप्स थे उसमें। तो सर उसमें क्वेश्चन इस टाइप से फ्रेम किए गए थे कि कोई पहली बार में उस क्वेश्चंस के आंसर देते हैं बगैर अपना माइंड बहुत ज्यादा अप्लाई किए हुए, उससे चार्ट तैयार होता है उससे, और उससे मैं खुद शॉक हो गया था कि मैं अपने बारे में भी, मेरे मेंटल स्टेटस या मेरे कितना इमोशनल हूँ, किस फील्ड में क्या मेरा वो है, तो उससे पूरा उससे वो तैयार हो गया था। तो जैसे बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए सर कुछ रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं, तो उसमें अमूमन ये आता है कि बच्चा समझदार है, बच्चा जवाब दे रहा है, तो वो जनरल नॉलेज का टेस्ट जैसा हो जाता है। जबकि अपराध के संबंध में हमको जो स्टेटस देखना होता है वो केवल उस परिस्थिति में कि जो परिस्थिति उस बच्चे के सामने थी, उस परिस्थिति में किस मेंटल स्टेटस का बच्चा जो है किस टाइप से अपना रिएक्शन करेगा, वो देखना है हमको। तो शंकर जी, ऐसा है कि जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं दे आर डिवाइज्ड लाइक दैट सो दैट
वो रिस्पॉन्स स्टिमुलाई रिस्पॉन्स उसको जो है आंसर करते हैं। जी सर, जी और वो जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है इसीलिए दोबारा लेना कई कुछ समय तक डॉक्टर साहब उसको जी सर। मुझे करेक्ट करेंगे इफ आई एम सर, रॉन्ग, सर। क्योंकि मैंने भी जब स्टूडेंट था और मुझे विषय चुनना था तब भोपाल में एक टेस्ट दिया था। दे डोंट परमिट यू टू टेक टेस्ट फॉर द सेकंड टाइम। सेकंड टाइम, यस है? वो एक बार में वो चुन के बता देते हैं कि आप साइंस के लिए हाँ, फिट हैं जी कि सर। आर्ट्स के लिए कि कॉमर्स के लिए। तो वो टेस्ट ऐसे टेस्ट इस संबंध में भी हैं। जी सर, जी सर। एंड भोपाल में एक वो रीजनल कॉलेज है जहां पर की बीएड वगैरह की ट्रेनिंग दी जाती है, अध्यापकों को मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है। वहां पर वो पूरे टेस्ट के फॉर्मेट्स उपलब्ध हैं। रीजनल साइंस कॉलेज है ना श्यामला हिल्स पे, आप लोग जो भोपाल से हैं वो लोग जानते होंगे। तो हाँ, नहीं TTI अलग है, वो टीचर्स ट्रेनिंग टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो। एक श्यामला हिल पर रीजनल कॉलेज भी है, मतलब भारत में शायद 3 या 4 रीजनल कॉलेजेस हैं, एक चंडीगढ़ में, एक भुवनेश्वर में, एक भोपाल में। तो वो जो है वो टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर काम करते हैं। उनके पास ऐसे साइकोमेट्रिक टेस्ट उपलब्ध हैं और उन टेस्ट की मदद लेकर हम जो है ये स्टिमुलाई रिस्पॉन्स ये जो है इस चीज को टेस्ट कर सकते हैं। फॉर दैट वी नीड टू डेवलप अवर रिसोर्सेज इन अ बेटर फैशन एंड पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज से हमें जो है पीछे नहीं हटना चाहिए। अब आपकी अनुमति हो तो वी कैन क्लोज योर सेशन, क्योंकि हम आपके और भोजन के बीच में 16 मिनट विलंब से हैं। Thank you, Lordship. I thank you, Lordship and Advocate Asthana, for sparing your valuable time, sir. We invite all the participants for lunch. We'll assemble again at try to come at 2 or maximum 2:10, please.